Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 10th क्लास के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लैट के पोएम नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. आई होप कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आज की क्लास में हम इस पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आपसे इस पोएम में पूछे गए हैं आप उनके आंसर को कैसे देंगे. आई होप कि आप सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. तो इसके पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डज डाइन रियली रिदम विद लॉयन, यानी कि इस पोएम में दो शब्द आपके सामने लिखे हैं, एक तो है लॉयन और दूसरा है डाइन. तो इसमें आपसे पूछा गया कि जो ये वर्ड आपके सामने DYIN जिसको हम बोलेंगे डाइन, तो क्या इसकी सुर लय ताल लॉयन शब्द से मैच करती है, क्या उसके ऊपर ये ठीक बैठती है. कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज, क्या आप इस शब्द को ठीक उसी तरीके से कह सकते हैं जैसे कि ये सचमुच होता है. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि द वर्ड डाइन इन इट्स शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जो ये शब्द है DYIN यह एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ शब्द है, यानी कि इसमें इसकी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी गई. DYIN जो ये वर्ड है इन इट्स शॉर्ट फॉर्म, अपने शॉर्ट फॉर्म में राइम्स टू सम एक्सटेंड टू लॉइन, यानी कि जो शब्द इसके अंदर लॉइन लिखा हुआ है उससे कुछ हद तक ये सुर लय ताल के रूप में मैच कर जाता है. बट इट्स फुल फॉर्म, लेकिन जो इसकी पूरी फॉर्म है वो है DYING, यानी कि डाइंग डज नॉट राइम्स विद इट. लेकिन अगर हम इसके पूरी फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम इस शब्द को फुल रूप में पढ़ते हैं, यानी कि पूरे रूप में पढ़ते हैं, तो ये लॉयन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता. यानी कि जब कवि कोई भी कविता लिखता है तो वो कुछ ऐसे शब्दों को लेकर के लिखता है जिससे कि उन शब्दों की जो सुर लय ताल, जो उनकी आवाज़ है वो बिल्कुल एक जैसी नज़र आए. इसी वजह से कविताएं लिखी जाती है और यही पोइट्री होती है. तो इस पोएम में कवि ने क्या किया है कि डाइंग वर्ड में से इस जी को हटा दिया, तो हमारे सामने बचा सिर्फ DYIN, जिसकी साउंड कुछ कुछ लाइन से मैच हो जाती है. तो ऐसे ही सुर लय ताल को बनाने के लिए, उन दोनों वर्डों को मैच करने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है DYIN. अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो इसके सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ डज द पोएट सजेस्ट, यानी कि जो कवि वो किस तरीके से सुझाव देता है दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर, कि आप शेर को और चीते को पहचान सकें. यानी कि कवि आपको टाइगर को और लॉयन को पहचानने का किस तरीके से सुझाव देता है, किस तरीके से सजेस्ट करता है. और आगे आपसे पूछा गया है कि व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, और कवि के अनुसार आप ऐसा कब कर सकते हैं, यानी कि आप कब उनको पहचान सकते हैं. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में आप लिखते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई द लॉयन बाय लिसनिंग हिज रोर, यानी कि हम शेर को पहचान सकते हैं उसकी दहाड़ को सुन करके. वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं, द लॉयन यानी कि हम लॉयन को पहचान सकते हैं बाय लिसनिंग, सुनकर, हिज रोर्स यानी कि हम शेर की दहाड़ने की आवाज़ को सुन करके उसको पहचान सकते हैं. एटस, जो कि वो हम पर दहाड़ेगा. व्हेन वी आर डाइंग, और जब हम मर रहे होंगे, यानी कि जब हम मर रहे हैं और हम शेर की दहाड़ को सुन रहे हैं तो हम ऐसे में उस शेर को पहचान सकते हैं. और आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई द टाइगर, और हम टाइगर को जब पहचान सकते हैं व्हेन ही ईट्स अस, कि जब वो हमें खाएगा. अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि जो ये हमारे कवि हैं उनके अनुसार वी कैन डू सो व्हेन वी आर डाइंग, यानी कि हम दोनों ही अवस्था में हमेशा उनको उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में पहचान सकते हैं कि जब हम मर रहे होंगे. अब है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टेंजा इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि जो इस पोएम का जो तीसरा स्टेंजा है उसमें दो वर्ड हैं लेफ्ट एंड लैप. क्या आपके अनुसार जो ये लेफ्ट और लैप जो वर्ड है उनकी स्पेलिंग अच्छे से लिखी हुई है, क्या उनको अच्छे से बताया गया है. और आगे आपसे पूछा गया कि वाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, कि जो कवि है वो इन शब्दों को इस तरीके से क्यों स्पेल करते हैं, यानी कि इस तरीके से उनकी स्पेलिंग क्यों लिखता है. तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टेंजा आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली, कि मेरे अनुसार मैं समझता हूँ कि लेफ्ट एंड लैप जो कि स्टेंजा नंबर 3 के अंदर लिखा गया उनकी स्पेलिंग को सही तरीके से नहीं लिखा गया. द करेक्ट स्पेलिंग्स आर लीप्ड एंड लीप रिस्पेक्टिवली, कि उनकी जो सही स्पेलिंग है वह लेफ्ट के बजाय लीप्ड होती है LEAPT,
और जो लैप है इसकी स्पेलिंग होती है LEAP यानी कि लीप रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः उनकी स्पेलिंग ये होती है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि द पोएट स्पेल्स देम लाइक दिस, कि कवि उनको इस तरह से लिखता है फॉर पोएटिक इफेक्ट, कि कविता में जो काव्यात्मक प्रभाव हैं उसके लिए उन शब्दों को कवि ऐसा लिखता है। यानी कि इसमें आप इसमें लिखेंगे कि जो कवि होता है वो जो शब्द होते हैं उनके स्पेलिंग को थोड़ा चेंज करके से लिखता है, जिससे कि कविता में जो काव्यात्मक यानी कि जो पोएट्री इफेक्ट है, यानी कि उसके सुर लय ताल आपस में मैच हो जाते हैं। इसी तरीके से वो उन शब्दों को थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में बदल करके लिखता है ताकि उसके सुर लय ताल अच्छे से मैच हो जाए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया कि डू यू नो व्हाट अ बेयर हग इज, क्या आप जानते हैं कि एक भालू का आलिंगन क्या होता है, यानी कि भालू जब अपने शिकार को गले लगाता है तो वह क्या होता है, यानी कि भालू का आलिंगन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? इट इज़ अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच, कि यह एक मित्रवत यानी कि एक दोस्तों की तरह वह अपने शिकार को हग करता है, अपने शिकार को आलिंगन करता है और बहुत ही कठोरता से उनको जकड़े रखता है। एज बियर आर थॉट टू गिव, जैसे कि भालू के बारे में सोचा जाता है कि वो आलिंगन करते हैं। एज दे अटैक यू, कि जब वो आपके ऊपर हमला करते हैं तो आपको अपने बाजों में पकड़ करके जकड़ करके एक आलिंगन देते हैं। अगेन हाइनाज आर थॉट टू लाफ, और अगर हम लकड़बग्घे के बारे में विचार करते हैं तो ये सब माना जाता है कि वो हंसते हैं। एंड क्रोकोडाइल टू वीप, और अगर हम मगरमच्छ के बारे में बात करते हैं तो वो रोते हैं, यानी कि वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। एज द स्वेलो देयर विक्टिम्स, कि जब वो अपने शिकार को निगल रहे होते हैं, यानी कि जब वो अपने शिकार को खा रहे होते हैं, उनको निगल रहे होते हैं, तो जो भालू है वो तो उनको बाहों में जकड़ लेता है, और जो लकड़बग्घे हैं वो हंस रहे होते हैं, और जो क्रोकोडाइल वो घड़ियाली आंसू बहा रहे होते हैं जैसे कि वो अपने शिकार को जब निगलते हैं। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल इन योर लैंग्वेज, क्या आपकी भाषा में भी कुछ इस तरीके की अभिव्यक्तियाँ हैं और लोकप्रिय विचार हैं इन जंगली जानवरों के बारे में? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि येस वी हैव सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट वाइल्ड एनिमल। जी हाँ, हमारे पास भी इसी प्रकार के कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं और लोकप्रिय विचार हैं जंगली जानवरों के बारे में इन आवर ओन लैंग्वेज, हमारी अपनी भाषा में जो कि हिंदी है। दीज आर, यानी कि जो ये विचार है वो है जैसे कि शेर दिल विद लॉयन हार्ट्स, यानी कि शेर के जैसा दिल है तो हम उसको बोलते हैं शेर दिल, और अगर वो बहुत ज़्यादा चालाक है लोमड़ी की तरह तो हम बोलते हैं क्लेवर विक्सिन एटसेट्रा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि लुक एट द लाइन, आप इस लाइन को देखिए। अ नोविस माइट नॉन प्लस, कि जो कि कविता में लिखा हुआ है कि अ नोविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, आप इस लाइन को सही तरीके से कैसे लिखेंगे? आगे आपसे पूछा गया कि वाई इज़ द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, कि जो कवि की जो अशुद्ध जो लाइन है यानी कि अशुद्ध जो पंक्ति है वो इस कविता में बेटर कैसे है, ज़्यादा सही क्यों है? तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि आई वुड राइट इट, कि मैं इसको लिखूंगा अ नोविस माइट गेट नॉन प्लस्ड, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि एक नौ सिखिया व्यक्ति उलझन में पड़ सकता है, ये इसका पूरा मीनिंग है। लेकिन अगर आप कविता को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप इस पोएम को बड़े गहराई से पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जो स्टेंजा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अ नोविस माइट नॉन प्लस, यानी कि NONPLUS, सिर्फ इतना ही वर्ड लिखा गया है। लेकिन इस बात को हम यहाँ पर पूरे तरीके से बता सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अ नोविस माइट गेट नॉन प्लस्ड बट इट वुड डिस्टर्ब द स्टेंजा एज वेल एज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। लेकिन जो ये इसका जो पूरा मीनिंग है यानी कि जो पूरा अर्थ है इस सेंटेंस का, जैसे कि अ नोविस माइट गेट नॉन प्लस्ड, यानी कि इसमें कोई सुर लय ताल नहीं जो कि इसमें काव्यात्मक प्रभाव डाल सकते हैं इस कविता में, तो आप इसमें लिखते हैं इट वुड डिस्टर्ब, यानी कि ये अव्यवस्थित कर देगा, उनको डिस्टर्ब कर देगा द स्टेंजा, यानी कि जो कविता का जो पूरा छंद है उसको डिस्टर्ब कर देगा। साथ ही साथ राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, यानी कि जो कविता की जो लय तुकांत यानी कि जो लय का जो तरीका है उसको भी ये अव्यवस्थित कर देगा। आगे आप इसमें लिखते हैं कि एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में, लाइन नंबर 2 and 4 आर ऑफ 6 लेवल, यानी कि जो पंक्ति नंबर 2 है और जो पंक्ति नंबर 4 है वह 6 लेवल की हैं, जो उसमें से प्रत्येक लाइनें हैं। एंड ऑफ द सेम राइम, और सभी के सभी जो लाइनें हैं वो एक ही सुर लय ताल की है, जिससे कि यह कविता और भी सुंदर बन सके और इस कविता में नॉन प्लस वर्ड को शामिल किया जा सके।
देयरफॉर इस प्रकार द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोएम, इस प्रकार जो कवि की जो अशुद्ध लाइन है वह इस कविता के लिए बेहतर है, यानी कि काफ़ी सही है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स, क्या आप और भी अन्य उदाहरण ढूंढ सकते हैं। और पोर्ट्स टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेजेस, यानी कि जो कवि है वो भाषाओं के साथ जो स्वच्छंदता को जो प्रयोग करते हैं, स्वच्छंदता यानी कि आज़ादी लेते हुए जो भाषाओं का जो प्रयोग करते हैं, यानी कि उसमें कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग वो चेंज करते हैं, किसी वर्ड को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। तो क्या आप भी इसी तरीके से कोई और भी एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं, इधर इन इंग्लिश, चाहे वो इंग्लिश में हो, और इन योर ओन लैंग्वेज, चाहे वो आपकी अपनी भाषा में हो। आगे आपसे पूछा गया कि कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स, क्या आप और भी अन्य हास्यास्पद कविताओं का एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं इन योर ओन लैंग्वेजेस। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि इन एन इंग्लिश पोएम, एक अंग्रेजी कविता में द डक एंड द कैंगरू, यानी कि जिस कविता का नाम है द डक एंड द कैंगरू, द पोएट एडवर्ड लियर, यानी कि जो उस कविता के जो कवि हैं एडवर्ड लियर, टेक्स लिबर्टी, वो पूरी स्वच्छंदता का प्रयोग करते हैं, यानी कि पूरी आज़ादी के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, टेक्स लिबर्टी विद द लैंग्वेज इन द थर्ड स्टेंजा, और उस कविता का जो तीसरा स्टेंजा है उसमें इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि जो कि आपके सामने निम्नलिखित रूप से लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रू मटीज सेट द कैंगरू। तो यहाँ पर जो इस पोएम के जो कवि हैं उसमें द रू एंड कैंगरू, यानी कि जो दोनों साउंड है दोनों को मैच करने के लिए यहाँ भी उन्होंने भाषाओं के साथ स्वच्छंदता का प्रयोग किया, यानी कि वहाँ भी कुछ स्पेलिंग को कुछ और ही तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो आप इसमें लिखेंगे कि इन दिस लाइन, इन पंक्तियों में द पोएट राइट्स द वर्ड रिमेटिज्म, यानी कि इन पंक्तियों में जो कवि है वो एक शब्द को लिखते हैं जिसको बोलते हैं रिमेटिज्म, यानी कि यह एक रोग होता है जिसको बोलते हैं गठिया का रोग। तो इसी आवाज़ को मैच करते हुए, यानी कि रूमेटिज्म को मैच करते हुए कवि इसको दूसरी स्पेलिंग में लिखते हैं जिसको बोलते हैं रूमेटिज, फॉर द सेक ऑफ राइमिंग, यानी कि उस सुर लय ताल के लिए जिससे कि कविता में एक काव्यात्मक प्रभाव शामिल हो सके। तो इसमें रू एंड कैंगरू की आवाज़ को शामिल करने के लिए कवि रूमेटिज्म वर्ड को रूमेटिज कहते हैं, एंड पोएटिक इफेक्ट, जिसके अंदर काव्यात्मक प्रभाव नजर आए। और आगे इसमें आपसे पूछा गया है कि कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमरस पोएम इन योर ओन लैंग्वेज, कि आप अपनी भाषा में कोई हास्यास्पद कविता का उदाहरण ढूंढ सकते हैं। तो आप इसका आंसर में लिखते हैं कि यस, जी हाँ, वी कैन फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम इन आवर ओन लैंग्वेज, कि हाँ हम अपनी भाषा में कोई हास्यास्पद कविता का एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। अब हम लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि मच ऑफ द ह्यूमरस इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, यानी कि इस प्रस्तुत कविता में जिसको हम बोलते हैं हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल, इस कविता के अंदर जो भाषा को हास्यास्पद तरीके से जो प्रयोग किया गया है, मच ऑफ द ह्यूमरस, यानी कि बहुत सारा हास्य यानी कि हंसने वाली जो बात है, इन द पोएम अराइजेस, यानी कि इस पोएम में आपके सामने आते हैं, यानी कि अराइजेस कि वो आपके सामने आती है, बार बार सामने आती है, फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज, यानी कि उस तरीके से जिस तरह से भाषा का प्रयोग इस कविता में किया गया है। ऑल दो यद्यपि द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, यद्यपि जो ये विचार हैं ये काफ़ी मजाकिया हैं, काफ़ी फनी भी हैं। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स, अगर यहाँ पर कोई विशेष लाइनें ऐसी हैं इन द पोएम, यानी कि इस कविता में, दैट यू स्पेशली लाइक, कि जिनको आप विशेष रूप से पसंद करते हैं, जो कि आपको विशेष रूप से पसंद आती हैं, शेयर दीज, यानी कि फिर आप इन लाइनों को शेयर करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आप बताएंगे, विद द क्लास, अपनी क्लास में, स्पीकिंग ब्रीफली, उनको संक्षेप में बताते हुए, अबाउट व्हाट, यानी कि उस बारे में, इज अबाउट द आइडियाज़ और लैंग्वेज दैट यू लाइक और फाइंड फनी, यानी कि उसी तरीके से अपनी भाषा में कि जिस आइडिया के, यानी कि जिस विचार को आप इस कविता में मजाकिया पाते हैं, यू लाइक, या फिर उनको आप पसंद करते हैं, और फाइंड फनी, जिनको आप मजाकिया पाते हैं, यानी कि मजाकिया महसूस करते हैं, यानी कि जिनके अंदर हास्यास्पद विचार आते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं, कि पॉइंट नंबर 1, आई फाइंड द फॉलोइंग लाइन फनी, यानी कि जो निम्नलिखित जो लाइन है वो एक फनी लाइन है, जिसमें लिखा है कि ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यानी कि एक जंगली जानवर, यानी कि जिसको कवि ने यहाँ पर नोबल वाइल्ड बीस्ट का, यानी कि एक सज्जन जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, कि वो आपका अभिनंदन करता है, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, सिर्फ आपको ध्यान रखना कि वो आपको खाता है फिर खा रहा है। तो यहाँ पर एक जंगली जानवर है जिसको एक कवि यहाँ पर कहते हैं कि वो सज्जन जंगली जानवर है,
और फिर भी वो हमें खा रहा होता है। तो ये वाली बात को देखते हुए इसमें बहुत फनी यानी कि बहुत ही हास्यास्पद पॉइंट है कि जिसको पढ़ने से हमें हंसी आती है। यानी कि एक तरफ तो जानवर हमें खाता है और दूसरी तरफ कभी उसी जानवर को एक सज्जन जंगली जानवर कहते हैं। तो आप इसमें लिखते हैं कि द पोएट हेयर कॉल्स द वाइल्ड बीस्ट नोबल, यानी कि यहाँ पर जो कवि है जो जंगली जानवर है उसको नोबल कहते हैं, यानी कि उसको सज्जन यानी कि भद्र जानवर कह करके पुकारते हैं। व्हेन ही ईट्स यू, जब वो आपको खाता है। इट्स वेरी फनी, यह बहुत ही मजाकिया है। और इसका आंसर में एक पॉइंट आप इसमें और भी लिख सकते हैं जिसमें आप कहते हैं कि आई फाइंड द लैंग्वेज ऑफ फॉलोइंग लाइन्स फनी, यानी कि जो नीचे दो लाइनें लिखी हुई है इनकी जो भाषा भी है वो आपको फनी नज़र आती है। जिसमें आप कहते हैं कि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, यानी कि यहाँ पर एक स्टेंजा है जिसके अंदर तेंदुए के बारे में कवि लिखते हैं कि वो आपके ऊपर सिर्फ बार बार जंप लगाएगा और सिर्फ जंप ही लगाएगा बार बार। या फिर अ नोविस मैड नॉन प्लस, यानी कि एक नौ सीखिया व्यक्ति असमंजस जिसमें पढ़ सकता है, यानी कि उससे गड़बड़ हो सकती है, यानी कि वह गलतियाँ कर सकता है। तो इसमें आप लिखते हैं कि द पोएट राइट्स लीप एज लैप, यानी कि जो कवि है वो लीप शब्द को लैप के रूप में लिखते हैं, यानी कि LEAP को LEP के रूप में लिखते हैं। एंड इन द अदर लाइन, और अन्य किसी लाइन में ही यूज्ड एडजेक्टिव, और उन्होंने अन्य लाइन में किसी विशेषण का प्रयोग किया है जिसको नॉन प्लस को कहते हैं। आफ्टर द मॉडल, यानी कि मॉडल के बाद, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडल के बाद आप वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि कवि ने उसी मॉडल के बाद में नॉन प्लस यानी कि इस वर्ड को एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया है। वाइल, जबकि ही शुड हैव यूज्ड द बेयर इन्फिनेटिव हेयर, जबकि उसे इस मॉडल के बाद में एक वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए था जिसको आप इन्फिनेटिव के रूप में भी जानते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखा कि हमने आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट पैड के पोएम नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने उन क्वेश्चंस को और आंसर को सीखते समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद अ न्यू पोएम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।